प्यारे बच्चों, किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय जो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने आती है वो मुझे मालूम है। बताऊं क्या? देखिए जरा, जब कभी भी कोई हिंदी सेंटेंस आपके सामने रखा होता है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले वाक्य के अंत में जाकर के और उसकी क्रिया को आप पहचान ही लेते हो, जिसे आप वर्ब कहते हो। बस उस क्रिया को पहचानने के साथ ही आप उसका सब्जेक्ट यानी कर्ता भी निकाल लेते हो, पहचान लेते हो। इसी क्रिया से पूछते हो इस काम को करने वाला कौन? कौन से आपको पता चल जाता है सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद क्रिया रख देते हो, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाती है। फिर इसके बाद इसी क्रिया से किसे और क्या, ये दो प्रश्न पूछ करके आप ऑब्जेक्ट का पता कर लेते हैं। बस अगर सेंटेंस छोटा हुआ तो आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचान करके और इसी क्रम में रख करके और सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर देते हो। आसान होता है, बड़ी आसानी से हो जाता है। समस्या कहां पर आती है? समस्या आती है वहां पर जब इस ऑब्जेक्ट के बाद में कुछ अदर वर्ड्स और होते हैं, और इन अदर वर्ड्स को आपको पता है क्या कहा जाता है? ये अदर वर्ड्स होते हैं एडवर्बियल्स। क्या कहलाते हैं? ये एडवर्बियल्स होते हैं। और ये एडवर्बियल्स जो होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं भैया, यानी 6 प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं। और जब किसी सेंटेंस में ये भी शामिल हो जाते हैं तो बस यहीं पर आपकी सबसे बड़ी समस्या सामने आती है निकलकर कि भैया इन शब्दों को कहां पर रखा जाए कि आपका सेंटेंस बिल्कुल सही ढंग से यानी ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए। अब अगर आपको इन वर्ड्स को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम समझ में आती है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं न केवल सब्जेक्ट, न केवल वर्ब और न केवल ऑब्जेक्ट इन सब को बताऊंगा, बल्कि इसी के साथ साथ आने वाले जो अदर वर्ड्स होते हैं, अदर वर्ड्स जिनको हम क्या बोलते हैं? एडवर्बियल्स बोलते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ एडवर्बियल्स। ये एडवर्बियल्स 6 प्रकार के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताते हैं, और वो भी क्रिया के बारे में। भाई आप तो जानते हैं ना, क्रिया के बारे में यानी इस वर्ब के बारे में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की बातें बताने वाले जो शब्द होते हैं या फ्रेजेस होते हैं उन्हीं को एडवर्बियल्स कहा जाता है। लेकिन उनका जो क्रम होता है, जो सीक्वेंस होता है, वो अगर आपको परेशान करता है तो बस फिर इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं उनके अल्टीमेट ऑर्डर इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो बस फिर ज्यादा कुछ देर नहीं करनी है, चलिए शुरू करते हैं। अब आज के बाद किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। सेंटेंस कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बस ये छोटे छोटे से स्टेप्स आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, सेंटेंस बड़ी आसानी के साथ आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल छोटे से सेंटेंस के साथ में। देखिए जरा, आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, राम क्रिकेट खेलता है। और इस छोटे से सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय, चाहे बड़ा सेंटेंस हो चाहे छोटा, आपको करना क्या है? सबसे पहला काम, आपको उस हिंदी में लिखे हुए सेंटेंस के सबसे लास्ट में जाना है, और लास्ट के 2-3 शब्दों को, एक शब्द, 2 शब्द और कभी कभी ये 3 शब्द भी हो जाते हैं, 2-3 शब्दों को ठीक से ध्यान से देखना है तो आपको पता चल जाएगा कि उस सेंटेंस में होने वाला जो काम है, जो क्रिया है, वो वही है। देखो यहाँ इस सेंटेंस में राम क्रिकेट खेलता है, तो कौन सा काम हो रहा है भैया? खेलने का काम हो रहा है। बस सबसे पहले तो आपको इसी को ढूंढना है। यही टेंस बताने वाली क्रिया होती है, और इसे देख करके सबसे पहले आपको टेंस का पता लगाना है कि वो किस टेंस में है। तो ता है, ती है लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सभी बच्चों को बचपन से ही रटा दिया जाता है। जी हाँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए, आपको वर्ब मिल गई। क्या मिल गई भैया? वर्ब मिल गई। ओके, ये मिल गई। अब यही वर्ब वास्तव में इस सेंटेंस के हर कंपोनेंट के बारे में बताएगा, यानी सब्जेक्ट भी आप इसी से पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? देखिए, खेलने वाला कौन, आपको यही देखना है। यहाँ काम कौन सा हो रहा है? खेलने काम हो रहा है, तो इस काम को करने वाला कौन? जब पहला प्रश्न करेंगे कौन, तो आपको मिल जाएगा ये सब्जेक्ट मिल जाएगा। ओके, अर्थात कर्ता मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्रिया आपको मिल ही गई, फिर तो सब्जेक्ट रखो, फिर क्रिया रखो, और फिर ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो यही क्रिया आपको ऑब्जेक्ट भी बताएगी। कैसे? खेलता है, प्रश्न करिए किसे खेलता है, अगर मिल जाए तो वह एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या खेलता है, ये प्रश्न करिए, तो देखो राम खेलता है, राम क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। बस यही क्रम होता है सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का। तो सबसे पहले तो यही क्लियर होना चाहिए। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं और लिखते हैं, राम
और फिर इसके बाद खेलता है यानी क्रिया प्लेज। अब आप सभी लोग जानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हुआ तो उसके साथ एस या ईएस लगाना पड़ता है यानी क्रिया के साथ। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्रिकेट हो गया, सेंटेंस हो गया, ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हो गया। चूंकि छोटा सा सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। यहां से आपकी असली समस्या शुरू होती है। अब वो समस्या क्या हो सकती है कि इस वर्ब को यानी इस वर्ब को मॉडिफाई करने वाले 6 प्रकार के डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं या फ्रेजेस हो सकते हैं। अब अगर ये भी इसी सेंटेंस में शामिल हो तो फिर उनका क्रम क्या होगा, कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, वो कैसे कैसे हो सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहला जो शब्द है वो क्या, भाई यहां पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद जो अदर वर्ड्स होते हैं ना, वो अदर वर्ड्स होते हैं ये एडवर्बियल्स। वो हो सकते हैं 6 प्रकार के, और जब ये 6 प्रकार के शब्द किसी सेंटेंस में आ जाएं तो उनका सही स्थान, सही प्लेस, सही ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला शब्द है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। भैया ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। इस क्रिया को यानी ये जो एक्शन हो रहा है, इस एक्शन की फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता को बतलाएगा कि ये क्रिया कब कब हो रही है। हाउ ऑफन दिस एक्शन हैपेंस, यानी कब कब ये एक्शन हो रहा है। तो ऐसे शब्द बहुत सारे होते हैं, जैसे डेली हो गया, वीकली हो गया, वंस अ डे हो गया, ट्वाइस अ डे हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, ऑफन हो गया। बहुत सारे शब्द हैं और ये सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। क्रम में सबसे पहले आता है, बट कहां पर आता है थोड़ा सा ठहरिए, मैं आपको जब पूरा एग्जाम्पल लिख करके दूंगा तो ये सारे के सारे क्रम मैं स्वयं रख करके आपको बतलाऊंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरी चीज हो सकती है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब भैया ये मैनर क्या होता है, तो मैनर को ठीक से समझिए जरा। अब सेंटेंस में एक ऐसा शब्द हो सकता है जो ये बताए कि आखिर ये खेलने का जो काम हो रहा है ये कैसा हो रहा है, यानी तरीका इसका क्या है, खेलने का तरीका क्या है। जैसे चुपचाप खेल रहा है, या शांति के साथ खेल रहा है, या शोर करते हुए खेल रहा है। तो तरीका, खेलने का जो एक तरीका होगा, मैनर होगा, वो शब्द हो सकता है। अब अगर वो शब्द भी हो या शब्द समूह भी हो सकता है, वो हो तो दूसरे नंबर पर आता है, और कहां पर रखेंगे यही बड़ी प्रॉब्लम है। तो बस थोड़ी देर बने रहिए। तीसरे प्रकार का शब्द हो सकता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी ये जो एक्शन हो रहा है ये कहां पर, किस स्थान पर घटित हो रहा है। तो स्थान बताने वाला जो वर्ड होगा या फ्रेज होगा वो इनके बाद रखा जाएगा, यानी तीसरे नंबर पे रखा जाएगा। चौथा क्या हो सकता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी समय, यानी ये जो एक्शन हो रहा है, क्रिया जो हो रही है, इसका टाइम किस समय है, यानी किस टाइम पर ये काम हो रहा है। तो चौथे नंबर पर वो टाइम आता है। पांचवें नंबर पर आता है पर्पज, यानी एडवर्ब ऑफ पर्पज, यानी इस खेलने का उद्देश्य क्या है, यानी खेल जो काम हो रहा है उस काम को करने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य पांचवें नंबर पर आता है। और छठवें नंबर पर आता है एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन मीन्स होता है कारण, ठीक। तो जब ये कारण बताने वाला शब्द या शब्द समूह, जिसे फ्रेज कहते हैं, अगर वो भी रखा हो तो उसे आप सबसे बाद में रखते हो। हालांकि इन सभी प्रकार के शब्दों में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। तो साथ में पहले तो मैं आपको एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर बताऊंगा, फिर दूसरा जब एग्जाम्पल दूंगा तो वहां पर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, सेंटेंस में ये और किस किस स्थान पर आ सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं कि यहां पर एक सेंटेंस है आपके सामने जिसमें सारी की सारी चीजों को मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। अब ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़ो। लिखा है, अपनी जिज्ञासा के चलते अपनी समझ बढ़ाने के लिए अक्सर वह पार्क में हर सुबह बड़े ध्यान से पाठ पढ़ता है। यहां पर हर सुबह की जगह आप कर दो सुबह सवेरे। सुबह सवेरे बड़े ध्यान से पाठ पढ़ता है, ठीक है। ये एक सेंटेंस आपके सामने आ गया। असली सेंटेंस क्या है, असली सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, पहले पता कर लेते हैं। तो मैंने आपको पीछे भी बताया कि हिंदी वाले जो सेंटेंसेस में सबसे बाद में जाते हैं तो वहां पर वो टेंस बताने वाली क्रिया रखी होती है, ठीक है। अच्छा, पढ़ता है, यहां पर काम कौन सा हो रहा है,
पढ़ने का काम हो रहा है। अब सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए आपको क्या करना है? इसी क्रिया से पूछना है कि इस काम को करने वाला कौन। तो भाई कौन पढ़ता है, तो आपको पता चलेगा कि वह पढ़ता है। तो ये जो वह है ये क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। फिर इसके बाद क्रिया तो आई गई, क्रिया आपको यहां पर मिली गई। फिर किसे पढ़ता है, तो किसे से आपको आंसर नहीं मिलेगा। ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो किसे का उत्तर नहीं मिलेगा। फिर क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है भाई? पाठ पढ़ता है। ये देखो, ये पाठ पढ़ता है। तो ये देखो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। बस यही वास्तव में असली सेंटेंस है। बाकी ये जो जितना जो कुछ लिखा हुआ है ये सारे के सारे वही एडवर्बियल्स हैं और इसी क्रिया के बारे में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन यानी इसी क्रिया के बारे में और ढेर सारी जानकारियां आपको दी जा रही हैं। अब उन सभी जानकारियों को आपको इसी क्रम से लिखते हुए चले जाना है। चलो मैं आपको करके बताता हूं। चलिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट लेते हैं यानी वह का मतलब हो गया ही। ठीक है। और पढ़ता है, रीड मीन्स होता है पढ़ना। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो रीड्स कर दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही रीड्स। अब क्या पढ़ता है? लेसन। तो लेसन आपने यहां पर लिखा। अब ध्यान से देखो, ये एक कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन के पहले एक आर्टिकल का होना, कॉमन नाउन अगर सिंगुलर नंबर हुआ तो एक आर्टिकल का होना जरूरी होता है ग्रामेटिकली करेक्ट होने के लिए। तो हम ऐसे लिख देंगे, ही रीड्स द लेसन। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गए और इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। अब आते हैं भैया, ढूंढते हैं फ्रीक्वेंसी। जरा देखो ये पढ़ने का काम कब कब होता है। तो देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अक्सर ये पढ़ने का काम कब कब होता है भाई। हाउ ऑफन दिस हैपेंस, ये वाला काम कब कब होता है? तो अक्सर होता है। अक्सर का मतलब रोज नहीं, हाँ एक दिन छोड़कर फिर 2-4 दिन छोड़कर फिर 3-4 दिन छोड़कर फिर, यानी अक्सर होता रहता है। इसी को आप कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब कहां पर इसको रखा जाता है तो ध्यान से सुनिए। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो स्थान होता है वो इस वर्ब के ठीक पहले होता है। अच्छे से समझिए, इस वर्ब के ठीक पहले, यानी सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर इसके बाद अक्सर। तो फ्रीक्वेंटली या ऑफन, ऑफन मीन्स भी अक्सर होता है। तो ही ऑफन रीड्स, ये ध्यान रखिए। अच्छा, कभी कभी ये जो वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब भी होती है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, बीच में ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा और फिर इसके बाद मेन वर्ब आएगी। ये याद रखिएगा। तो ही ऑफन रीड्स एक चीज हो गई, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई, राइट। अच्छा, दूसरी चीज देखते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो भाई इसको यानी इस काम को करने का तरीका क्या है? तो देखिए जरा कैसे पढ़ता है, और तरीका प्राप्त करने के लिए यानी मैनर को आपको ढूंढने के लिए क्वेश्चन करना चाहिए हाउ, भाई वो काम कैसे होता है। तो भाई पढ़ने का काम देखो यहां पर बड़े ध्यान से पढ़ता है वो, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से जो शब्द समूह है यानी ये फ्रेज है, बड़े भाई एक शब्द से अधिक हो गया तो क्या हो गया? फ्रेज हो गया। तो ये फ्रेज बता रहा है इस क्रिया के यानी जो क्रिया हो रही है उसका तरीका बता रहा है। तो कैसे हो रहा है? बड़े ध्यान से। तो अब ये वाला शब्द कहाँ आएगा? ये वाला शब्द आएगा ही ऑफन रीड्स के बाद में ये ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। तो रीड्स के बाद द लेसन आप लिखेंगे और लेसन के बाद में फिर इसके बाद आप एडवर्ब ऑफ मैनर को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? वेरी अटेंटिवली, ठीक है ना, अटेंटिवली, ये लीजिए, ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। अब क्या करना है? तीसरे नंबर पर आपको रखना है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी ये वाला काम कहां पर होता है। देखो जरा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस को प्राप्त करने के लिए आपको वर्ब से ही सारे क्वेश्चन करने हैं। वेयर दिस एक्शन हैपेंस, यानी ये काम कहां पर होता है। तो आप देखेंगे इस सेंटेंस में, आप देखो कहां पर होता है? पार्क में होता है, ठीक है, ये वाला काम पार्क में होता है। तो इसके आगे आपको लिखना है इन द पार्क। लो ये आ गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया। अब इसके बाद देखेंगे तो चौथे नंबर पर आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी ये वाला काम कब हो रहा है। तो देखिए जरा इस सेंटेंस में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है हर सुबह, ये जो हर है इसको काट दीजिए और यहाँ पर सुबह सवेरे लिख दीजिए, सुबह सवेरे। जी हाँ, तो ये वाला काम होता है सुबह सवेरे।
राइट। अच्छा, अब सुबह सवेरे हमें लिखना है तो इसी के आगे चौथे नंबर पर हम एडवर्ब ऑफ टाइम लिखेंगे। का सुबह सवेरे का मतलब बहुत जल्दी, तो अर्ली इन द मॉर्निंग। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अर्ली इन द मॉर्निंग। एक फ्रेज ये हो गया जो आपको एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है। ठीक, ये हो गया चौथे नंबर पर। अब आते हैं पांचवें नंबर पर, क्या है? एडवर्ब ऑफ पर्पस। बहुत ही आसान है, बस ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं अपने दिमाग में एक बार बिठा लेंगे तो फिर कितना ही बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, आसानी के साथ ट्रांसलेट कर लेंगे आप। चलिए देखते हैं एडवर्ब ऑफ पर्पस। पर्पस क्या है? उद्देश्य। भाई इस क्रिया यानी इस काम को करने का उद्देश्य क्या है? ठीक, तो अगर आप ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अपनी समझ बढ़ाने के लिए, ये है उसका उद्देश्य, पर्पस। ठीक है, पर्पस एक्चुअल में जो इन्फिनिटिव होता है वो शो करता है, तो बढ़ाने के लिए। तो बढ़ाने के लिए की अंग्रेजी तमाम प्रकार से हो सकती है। यहां पर मैंने लिखा हुआ है टू डीपन हिज अंडरस्टैंडिंग। आप चाहे तो लिख सकते हैं टू इम्प्रूव। क्या लिख सकते हैं? टू इम्प्रूव या टू इनहेंस भी कर सकते हैं। मैंने यहां पर टू इम्प्रूव लिखा। टू इम्प्रूव हिज, अपनी, और अंडरस्टैंडिंग माने समझ, तो हिज अंडरस्टैंडिंग, ये लीजिए, ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ पर्पस, यानी पांचवा एडवर्बियल हो गया। एक छठा एडवर्बियल भी हो सकता है और वो है एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, यानी कारण। अब देखो, आपको यही पूछना है, यानी इस क्रिया यानी ये जो एक्शन हो रहा है, इस एक्शन का रीजन क्या है, कारण क्या है? फॉर विच रीजन दिस एक्शन हैपेंस, आपको ये सेंटेंस में ढूंढना है। तो भाई क्यों पढ़ता है भाई? तो आप इस सेंटेंस में देखेंगे खाली यही के लिए बचा है, अपनी जिज्ञासा के चलते। भाई उसकी अपनी अंदर की क्यूरियोसिटी के कारण, है ना, उसकी जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा के कारण वो पढ़ता है, तो ये रीजन हो गया। अब ये जो रीजन है इसे सबसे बाद में रख सकते हैं, हालांकि इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज भी हैं। मैं आगे चल करके अगले वाले सेंटेंस में आपको फ्लेक्सिबिलिटीज भी आपको बताऊंगा कि आप चाहो तो एडवर्ब ऑफ रीजन या एडवर्ब ऑफ पर्पस को सेंटेंस में बिल्कुल स्टार्टिंग में भी यहां पर भी रख सकते हो। यहां पर, यहां इस स्थान पर आप रख सकते हो। ओके, अच्छा चलिए फिलहाल तो यहां पर हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। तो रीजन क्या है भाई? अपनी जिज्ञासा के चलते, तो हो गया आउट ऑफ हिज क्यूरियोसिटी। ठीक है, क्यूरियोसिटी। बहुत ही सिंपली आप किसी भी सेंटेंस को, वो सेंटेंस कितना ही बड़ा कितना ही लंबा क्यों ना हो, आप आसानी के साथ उसे ट्रांसलेट कर सकते हो। अब चलिए आगे वाला सेंटेंस देखते हैं और देखते हैं कि यहां पर जो भी एडवर्बियल्स दिए हुए हैं उन एडवर्बियल्स को हम फ्लेक्सिबली यानी और किन किन स्थानों पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो भाई, एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में आप इनमें से ये जो तीन है विशेष रूप से, क्या? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ पर्पस और एडवर्ब ऑफ टाइम। या ये ध्यान से देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम, इनको आप यहां सब्जेक्ट से पहले भी लिख सकते हो। सब्जेक्ट से पहले कॉमा और उसके पहले यहां पर एक एडवर्बियल या फिर दूसरा एडवर्बियल भी यहां पर कभी कभी लिख सकते हो। चलिए मैं आपको लिख करके बताता हूं। पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। भोजन बनाने के लिए कभी कभी हम बाजार में सुबह सवेरे जल्दबाजी में सब्जियां खरीद लेते हैं। हिंदी वाले सेंटेंस में सबसे लास्ट में ही दो तीन शब्द होते हैं जो उस सेंटेंस की टेंस बताने वाली क्रिया होती है, यहीं से आपको टेंस का पता चलेगा। चलिए हमने यहाँ पर खरीद लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बहुत ही सिंपल है। और चलो मालूम कर लेते हैं इस काम को करने वाला कौन। कौन से आप जब प्रश्न करोगे तो उत्तर जो मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। तो भाई खरीदने वाला कौन? तो हम खरीदते हैं, तो हम हो गया सब्जेक्ट, क्रिया हो गई ये यानी वर्ब हो गई, खरीद लेते हैं। अब क्या खरीद लेते हैं, अगर हम इसी क्रिया से क्या प्रश्न कर लेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा, तो सब्जियां खरीद लेते हैं। राइट, बस तो सबसे पहले तो हमें यही ट्रांसलेट कर लेना है। कैसे? वी यानी हम खरीद लेते हैं, बाय, और क्या खरीद लेते हैं भाई? वेजिटेबल्स खरीद लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर ये भी लिख दिया, वी बाय वेजिटेबल्स। ठीक, अच्छा ये है सब्जेक्ट, ये है बी यू वाई, थोड़ा सा और स्पष्ट मैं लिख दूं, बी यू वाई माने खरीदना। सो वी बाय खरीद लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब आइए
सबसे पहले आप देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले नंबर पर ही आता है। आप चाहे तो यहां पर बाई के ठीक पहले, मैंने आपको पीछे वाले एग्जाम्पल में बताया कि ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं वो कहां पर रखे जाते हैं, क्रिया मेन वर्ब के ठीक पहले। तो जरा देखो यहां पर खरीदने का काम कब यानी कब कब होता है, तो कब कब जब आप, हाउ ऑफन दिस हैपेंस, यानी जो खरीदने का काम हो रहा है ये कब कब हो रहा है, तो आप देखेंगे कभी कभी, इसे हम कहते हैं कभी कभी खरीदने का काम होता है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब आप चाहो तो आप इस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यहां पर कभी कभी के लिए आप क्या लिख देंगे, समटाइम्स, कभी कभी हो गया, ओके, और इसके बाद आपको यहां पर कॉमा लगा देना है, ठीक है, समटाइम्स वी बाय वेजिटेबल्स, इसके बाद आप सारे के सारे जो एडवर्बियल्स हैं वो उनके उसी स्थान पर रखते हुए चले जाएं, ठीक है। अच्छा, यदि आप इसको नहीं रखना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एडवर्ब ऑफ पर्पस को आप यहां पर पहले रख सकते हैं, यानी ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज बनेगा इस इन्फिनेटिव फ्रेज को भी यहां पर रख सकते हैं, बट फिर ये समटाइम्स यहां पर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो लगा सकते हैं पहले भी समटाइम्स, फिर इसके बाद टू कुक द मील, ऐसे लगा सकते हैं, बट वो बहुत अच्छा नहीं होता है। आप मेरी अगर सलाह माने तो इनमें से किसी भी एक एडवर्ब को क्या किया करो, आप पहले रख सकते हो। बाकी सारे जो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेजेस हैं उनको आपको क्या करना है, इस वर्ब के बाद ही, यानी उनका जो अपना कैनोनिकल ऑर्डर है उसी ऑर्डर में आपको रखना चाहिए। चलिए, एक रख दिया हमने, समटाइम्स वी बाय वेजिटेबल्स। अब आइए मैनर, मैनर क्या है भाई, कैसे पता करेंगे, हाउ, ये काम कैसे होता है, तो इस काम को करने का तरीका क्या है भाई, तो देखो जल्दबाजी में, यानी जल्दी जल्दी सब्जियां खरीदते हैं तो खरीदते समय ये भी दे दो वो भी दे दो, ये जल्दबाजी की बात हो गई, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। आप मैनर को रखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद में, तो इन ए हरी, क्या हो गया, इन ए हरी, ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर। चौथे नंबर पर आ जाइए आप, सॉरी चौथे नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर आ जाइए। तीसरा नंबर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब यहां पर जरा प्लेस देखो, ये खरीदने का काम कहां पर हो रहा है, तो देखिए जरा यहां पर लिखा है बाजार में, ठीक है, तो ये वाला जो एक्शन हो रहा है वो यहां इस स्थान पर घटित हो रहा है, तो बाजार में की अंग्रेजी आप लिख देंगे इन द मार्केट। यहां पर इन द मार्केट का मतलब होता है भाई क्या, देखो यहां पर एट भी लगा सकते हो, क्या एट भी लगा सकते हो, इन लगा दोगे तो विशेष रूप में क्या हो जाएगा, इन का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे कोई बड़ी सी जैसे मॉल्स होती है, बड़ी बड़ी मॉल्स, वहां अंदर यानी किसी एक इनसर्कल्ड एरिया के अंदर कोई बाजार है तो वहां के लिए आप इन लगा दो। और ऐसे किसी जनरल मार्केट की बात कर रहे हो जहां पर आप जाते हो और वो एक किसी स्थान पर लोकेटेड है, तो जनरल मार्केट के लिए आप लगाओगे तो यहाँ पर एट का प्रयोग करोगे। और अगर किसी स्पेसिफाइड मार्केट जो कि किसी इनसर्कल्ड एरिया में है, जैसे किसी बिल्डिंग के अंदर है कोई मार्केट, अगर वहां पर आप किसी मार्केट की बात करो तो वहां पर इन लगाओगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे, यानी किसी जनरल मार्केट की, हम सब्जी मंडी की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, सो एट द मार्केट, और फिर इसके बाद आते हैं आगे एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम, हम अब टाइम देखो कि ये वाला काम कब हो रहा है भैया, किस टाइम पर हो रहा है, तो आप देखेंगे यहां पर सुबह सवेरे, ये वाला काम सुबह सवेरे हो, शाम को हो, दोपहर में हो, है ना, ऐसी कोई बात हो, तो जब टाइम आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि वहां पर ये वाला काम किस समय पर होता है, तो सवेरे सवेरे। चलिए क्या कर देंगे, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। जब आपको सुबह सवेरे लिखना हो तो आप इस तरीके से लिखें, अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके। अच्छा, अब देखते हैं पांचवा एडवर्ब ऑफ पर्पस। अब पर्पस को देख रहे हैं तो यहां पर भाई क्या है भाई, सब्जियों को खरीदने का उद्देश्य क्या है, यानी खरीदना क्रिया है, इसका उद्देश्य क्या है, तो भाई खरीदने का उद्देश्य है भोजन बनाना, ठीक है, भोजन बनाना ही तो उद्देश्य है, इन खरीदने का उद्देश्य क्या है भाई, उनको बनाना है, तो टू कुक, क्या कर देंगे, चलिए टू कुक द मील, ओके, ये लीजिए। अब यहां पर एडवर्ब ऑफ रीजन नहीं है, अब एडवर्ब ऑफ रीजन नहीं है तो छोड़ दीजिए, होता तो आप यहीं पर रख देते,
और अगर यहाँ ना रखते तो फिर यहाँ वाक्य के आरंभ में भी रख सकते हैं। आप चाहे तो इसको भी रख सकते हैं, बट यही सबसे अच्छा ऑर्डर होता है। बस इन सभी पॉइंट्स को अपने दिमाग में एक बार सेट कर लो। सेट करने के बाद यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं भाई, 5 सेंटेंसेस हैं। इनको जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन सभी का ट्रांसलेशन जरा नीचे करके आप बताइए। देखते हैं आप में से कितने लोग बिल्कुल सही सही वर्ड ऑर्डर जो मैंने आपको बताया उसी वर्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप ये बड़े बड़े सेंटेंसेस आसानी के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ बने रहिए। तो आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।